नमस्कार। मेरा नाम दीपक पांडे। हम आपके बीच में वेक्टर एनालिसिस का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था बेसिकली स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें वेक्टर के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, वेक्टर को एक एरो के द्वारा डिनोट करते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो एरो की लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, ये जो एरो की लंबाई है ना, एरो की लेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, सबसे बड़ी बात है ये, मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ये जो एरो होता है, एरो की जो लेंथ है, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। और ये जो एरो है, एरो की जो डायरेक्शन, एरो है जो ये वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिनोट करता है, दिशा। तो ये जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तीर से ही वेक्टर को डिनोट करते हैं। इस तीर की जो लंबाई है ना, इस तीर की लंबाई फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, अर्थात परिमाण को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। जबकि ये जो एरो है वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करता है। सही, ठीक है। अब जैसे अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, जैसे सपोज दैट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, उस पर एक वेक्टर लगा देंगे, इसे पढ़ेंगे वी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वी वेक्टर पढ़ेंगे। मीन्स दैट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं। ऐसी फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा एरो लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे वेक्टर एफ। क्या कहेंगे? वेक्टर एफ। वेक्टर एफ मीन्स फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक छोटा सा एरो लगाते हैं, एरो लगा के डिनोट करते हैं। एरो का जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है। और एक बात बता दें, एरो के इस वाले पार्ट को, बैक साइड वाले पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं। टेल कहते हैं, हिंदी में पुच्छ कहते हैं, और इसको हेड कहते हैं। हेड कहते हैं, या हिंदी में इसे वर्णाग्र कहते हैं। हेड कहते हैं, टेल कहते हैं। इसको हेड कहते हैं, इस एरो को हेड कहते हैं। इसको टेल कहते हैं, इस एरो को हेड कहते हैं। इसी से डिनोट करते हैं। अब मुद्दा आता है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर की। हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। इसमें पहला टाइप पढ़ेंगे हम, पहला टाइप पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर। देखो क्या होता है इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो, और जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो। मीन्स दैट ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? those vectors having same magnitude and same magnitude and same direction is called equal vectors। equal vector
एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए और तुम्हारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को आप लोग क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर कहोगे। दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम। एक तो हो गया इक्वल वेक्टर, दूसरा हो गया निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर या इसी को हम लोग कहते हैं अपोजिट वेक्टर। निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर कहते हैं। तो लिखेंगे दोज वेक्टर having same magnitude but opposite direction to each other, that vector is called अपोजिट या निगेटिव वेक्टर। कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास सपोज दैट एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, लेकिन ये जो बी वेक्टर है ये ए वेक्टर के अपोजिट है। अच्छा, ऐसे वेक्टर को एक नाम और कह दिया जाता है जिसे कहता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है दोनों की? अपोजिट है। तो इसको लिखते कैसे हैं सर? इसको लिखते हैं जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहां माइनस लगेगा। अब तुम जैसे ए को तुमने राइट डायरेक्शन ले लिया और बी को निगेटिव ले लिया। अब इसे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बी को पॉजिटिव ले लो डायरेक्शन में बट ए को निगेटिव डायरेक्शन में कर दो। एक तो निगेटिव लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक के सापेक्ष दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर किसी एक को पॉजिटिव ले तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये था निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। तो हमने पढ़ा अभी इक्वल वेक्टर और निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे, तो आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पॉज कर। अब बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। तीसरा टाइप है पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ये कई बार मैग्नीट्यूड नहीं भी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अगर सेम हो तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर कह देते हैं। पैरेलल वेक्टर दोज वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन is called parallel vector। और पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन होती है तो आप जानती हो, जैसे वेक्टर ए है तुम्हारे पास, कोई वेक्टर ए है तुम्हारे पास और कोई वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड में और सेम डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। दैट इज कॉल्ड पैरेलल, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है इसलिए इसे क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर कहेंगे। जैसे ये हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। मान लो ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी है।
मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। अब बात आती है अदर टाइप के वेक्टर की, चौथे टाइप, तो इसे कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसे दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के, ऐसे वेक्टर को एंटी पैरेलल कहते हैं। मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल होता है। तो दोज वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन is called anti-parallel vector। इसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं सर। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, दूसरी डायरेक्शन है ये वेक्टर बी, क्या ये दोनों वेक्टर अपोजिट नहीं है एक दूसरे के? अगर अपोजिट हैं तो इन्हें अपोजिट वेक्टर कहते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और इसको लिखा जाता है वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी या बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए लिखा जा सकता है। तो ये है एंटी पैरेलल वेक्टर और है ये पैरेलल वेक्टर। चार टाइप के वेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब नोट कर लो इसे पॉज करके वीडियो को, और नेक्स्ट वेक्टर के बारे में बात करेंगे हम। चलो अब बात आती है जीरो वेक्टर की। ये है पांचवा टाइप, है ना, जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर की जरूरत हमें कब पड़ी, जैसे समझो आप, जैसे तुम्हारे पास एक बॉडी है सर, है ना, एक बॉडी है, एक कोई बंदा है, वो बंदा इधर फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, सपोज दैट 10 न्यूटन का, इधर कोई बंदा फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। देखो आप जानते हो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स पूछे तो वेक्टर F इक्वल टू आप लिखते हो 10 माइनस का 10 कैंसिल, वेक्टर F इक्वल टू क्या आता है 0। लेकिन अब इधर वेक्टर F है और इधर वेक्टर नहीं लगा रहे, ये तो अच्छी बात ना है ना, अरे बोलो बोलो, ये अच्छी बात ना है। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड वेक्टर का साइन होना चाहिए। तो यहां से जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी हमको। तो हम कह सकते हैं ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। अच्छा एक बात और देखो सर, अब तुम कहोगे जीरो वेक्टर है सर, डायरेक्शन बता दो। तो ये बताओ, ये बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया गया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया गया, बताओ ये बॉडी किस तरफ जाएगी, बताओ आप ही बताओ। बॉडी भैया कहीं नहीं जाएगी भैया, बॉडी यहीं पर रुकी रहेगी। मीन्स दैट जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनसर्टेन होती है डायरेक्शन, फिक्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होती डायरेक्शन जीरो वेक्टर। तो क्या होगा डिफिनीशन देखते हैं। दोज वेक्टर having zero magnitude is called, those vector having zero magnitude is called zero vector। and it is denoted by जीरो वेक्टर। अच्छा फिर यहां थोड़ा बात कर लेते हैं, एक यहां से लाइन लिख सकते हैं हम एरो लगा के, खास बात, द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ
द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट फिक्स्ड और मीन्स अनसर्टेन। इसकी जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अनसर्टेन होती, कुछ फिक्स नहीं होता। क्या होगी डायरेक्शन, कहाँ होगी डायरेक्शन, किस तरफ होगी डायरेक्शन, कुछ भी जानकारी नहीं होती डायरेक्शन के बारे में मुझे, इसलिए इसे जीरो वेक्टर कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर की, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको फॉलो करती हैं ये, तो हम करेंगे यहां पे बात प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर ए में, मान लो कोई एक वेक्टर है तुम्हारे पास, सही, अगर उस वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वही वेक्टर मिलेगा, वेक्टर ए मिलेगा। जीरो वेक्टर को जोड़ने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर मान लो कि किसी वेक्टर ए को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो किसी वेक्टर ए को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो पता है वो वैल्यू पूरी की पूरी जीरो वेक्टर हो जाती है। और एक बात इसी टाइप की, अगर किसी वेक्टर ए को जीरो वेक्टर से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो वही वैल्यू आ जाती है। तो ये था जीरो वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो टाइप ऑफ वेक्टर में अब बात करते हैं हम 6 टाइप का, जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि यूनिट मीन्स दैट जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और ऐसे वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? दोज वेक्टर whose magnitude is 1 that is called यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, फिर सवाल उठता है कि सर ऐसे वेक्टर काम क्या है? तो ऐसा वेक्टर जो है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज यूज फॉर representing direction, that is used for representing of the direction। जो सिर्फ डायरेक्शन प्रदर्शित करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, मतलब जो वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, और इसका सिंबल जो है, सिंबल एक बार देख लो जरा, तो इसका सिंबल कैसा होता है यूनिट वेक्टर का? किसी वेक्टर ए पर अगर कैप लगा है तो आप इसे यूनिट वेक्टर कहोगे, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? इसके ऊपर एक कैप लगा के। अगर किसी वेक्टर पर, किसी लेटर पर कैप लगा तो उसे हम पढ़ते हैं ए कैप पढ़ते हैं। जैसे ये है बी कैप पढ़ते हैं, जैसे ये है आई कैप पढ़ते हैं। सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, लेकिन यूज क्या है? बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, बेसिक सा इसका एक फार्मूलेट करते हैं इसको, कैसे वेक्टर ए कैप लिखा जाता है। सपोज दैट, लेट करो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए होगा। वेक्टर ए है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इसमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसमें भी वेक्टर आ जाए, इसमें भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो है अभी तो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, इधर वेक्टर है इधर स्केलर है, कुछ ऐसा कर दें कि इसका मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो और इसमें डायरेक्शन भी आ जाए। और वो काम है कि यहां पर एक कैप लगा देते हैं, एक कैप लगा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ये सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करेगा, किसकी डायरेक्शन को, वेक्टर ए की डायरेक्शन को। तो यहां से ए कैप का अगर फार्मूला बनाएंगे तो ए कैप इक्वल टू आएगा वेक्टर ए अपान का ए, या इसे कई बार इस फार्मूले को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान का मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक और वेक्टर की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में होते हैं, मतलब हैविंग सेम लाइन या वर्क सेम लाइन में वर्क करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो लिख सकते हैं सिंपल सी डिफिनीशन, दोज वेक्टर हैविंग सेम लाइन या वर्क एज सेम लाइन, दोज वेक्टर वर्क एज इन सेम लाइन, इन सेम लाइन is called कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो, जैसे सेम लाइन होने का मतलब जैसे एक वेक्टर ये है ए, तो दूसरा वेक्टर भी यहां है, वेक्टर भी सेम लाइन में है ये, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अच्छा, इसके लिए कंडीशन होती है कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए, तो पता है तुम्हें कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ करते हैं। कोई वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ऐसा क्या कर दें कि वो ये पता चल जाएगा कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं हम लोग समरेखीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही लाइन में एक ही दिशा में काम करते हो, एक ही लाइन में काम करते हो, जैसे वेक्टर भी दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लाइन में काम कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे कि बताएंगे आपको वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट बताएंगे, तो वहां हम एक बात बताएंगे आपको, वो बात ये है कि जैसे दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो तुम, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमें एरिया देता है, हम बात करेंगे जब करेंगे डिटेल में, तो अभी समझ लो तुम, दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एरिया मिलता है, आगे हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। अब लेकिन बताओ ऐसा को अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं तो बताओ उनके द्वारा एरिया कितना बनेगा, वो एरिया कितना बनाएंगे। अगर कोई कोलिनियर वेक्टर है मतलब दो वेक्टर एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा एरिया कितना बनेगा, 0। एरिया कितना बनेगा, 0। तो मतलब जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू है वो अगर 0 आ जाए तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो कोलिनियरिटी का ये जो है कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या करेंगे, कोलिनियर वेक्टर है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया एरिया कितना होगा, 0 होगा। और ये कैसे एरिया देता है, हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे हम। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में सेम लाइन में वर्क करते हैं कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर के वेक्टर के द्वारा जो एरिया होता है उनके द्वारा एरिया नहीं बनता क्योंकि वो एक ही लाइन में होते हैं, और कोई चीज़ एक ही लाइन में होगा तो एरिया नहीं बनाएगा। एक जैसे लेंथ होनी चाहिए, जैसे इसमें मान लो एक वेक्टर ए है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पे, अब इसके द्वारा एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ करने पे। लेकिन अब यही दोनों वेक्टर सेम लाइन में करेंगे तो कोई एरिया नहीं बनेगा क्योंकि लेंथ ही लेंथ है, विड्थ तो ही नहीं है दोनों वेक्टर में, तो इसलिए एरिया 0 होगा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी 0 होंगे। ये था कोलिनियर वेक्टर एक। तो अब हम एक नए वेक्टर के वेक्टर टाइप की बात करते हैं। एक है, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल या हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। हम जानते हो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की बात करते हैं हम। वो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को होता क्या है, एक्स वाई जेड, कुछ इस टाइप के ज्योमेट्री का यूज किया जाता है, आप जानते होंगे इसके बारे में। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा किसी बॉडी की पोजीशन को ठीक ठाक एग्जैक्टली हम दिखा सकते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को डिनोट करने वाला वेक्टर क्या, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, ऐसा कहा जाए कि बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके वेलोसिटी को कैसे लिखोगे तुम? जैसे तुम कहा गया एक बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, वेलोसिटी वेक्टर होती है वी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए तुमने लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की। तो हम कह रहे थे कि जब किसी बॉडी की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम लोग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की बात करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसे हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम की बात करते हैं। हम एक एग्जांपल से आपको बता रहे थे कि मान लो कोई एक बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी को आप लिखोगे, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आप वी एक्स वेक्टर इक्वल टू लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड। अब भाई तुमने वी एक्स वेक्टर लिखा, इधर तो वेक्टर कर लिया तुमने, लेकिन इधर वेक्टर कहाँ हुआ? इधर तो 5 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो लगा दें कि इसमें यूनिट वेक्टर आ जाए? ये मतलब ऐसा क्या है कि इसमें लगा दें कि इसमें भी डायरेक्शन आ जाए? तो हम यूनिट वेक्टर लगा दें, यूनिट वेक्टर लगा दें, सही रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा और इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो इसलिए कई बार कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो अब क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी कहते हैं या इसी को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, वाई जेड के साथ 90 डिग्री बनाता है, एक्स जेड के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। तो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को डिनोट करने वाले यूनिट वेक्टर को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ही तो बोलेंगे। और फिर एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाया गया जिसे कहा गया आई कैप। वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए एक वेक्टर बनाया गया यूनिट वेक्टर जिसे कहा गया जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में डिनोट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाया गया जिसे कहा गया के कैप। तो ये जो आई कैप है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों ही परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। अगर कोई पूछे इनका मैग्नीट्यूड कितना है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1। ये तीनों वेक्टर के बीच, और हाँ इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनके बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इन्हें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बता सकते हो। शायद को प्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर, कोप्लेनर माने जो एक ही प्लेन में हो, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, एक ही प्लेन में उपस्थित हो, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। मान लो तुम्हारे पास जैसे एक प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर यहां पर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है यहां पे वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक ही प्लेन में है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप और देख सकते हो, एक कॉपी दो मुझे। जैसे तुम्हारे पास ये एक बुक है, बुक और ये एक प्लेन है, बुक का कितने प्लेन है? ये एक प्लेन है। मान लो एक वेक्टर यहाँ हो और दूसरा वेक्टर कहाँ हो? ओए
दूसरा दूसरा यहाँ हो, एक मिनट के यार। हाँ देखो, एक वेक्टर यहाँ हो, दूसरा वेक्टर यहाँ हो। ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन एनालाइज कर रहे हैं यार, यार बेकार हो गया यार। हाँ, तो कोप्लेनर वेक्टर, अगर जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हो, जैसे ये एक प्लेन है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई एक्सिस में दो वेक्टर हैं ऐसे, क्या ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में नहीं उपस्थित हैं? अगर एक ही प्लेन में ये दो वेक्टर हैं तो क्या इनको कोप्लेनर वेक्टर नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, एक ही प्लेन में उपस्थित हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो यहां से डिफिनेशन लिखेंगे, दोज वेक्टर लाई in same plane, plane lie in same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए हो गया, मान लो वेक्टर वी हो गया, मान लो एक वेक्टर सी भी हो गया, ये सब एक ही प्लेन में अगर हैं तो इन तीनों वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अच्छा, एक बहुत ही बड़ी बात है कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एक ही प्लेन में लाइज करता है, तो उसके द्वारा क्या वॉल्यूम बनाया जाएगा? नो बाबा, नो। क्यों? क्योंकि अगर थ्री वेक्टर हैं, किसी जगह थ्री वेक्टर है, मानो किसी प्लेन में, वॉल्यूम को बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिए? वॉल्यूम को बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिए आपको? वॉल्यूम बनाने के लिए कितने वेक्टर चाहिए? 3। तो बताओ, अगर तीन वेक्टर मान लो कोप्लेनर हो, और हाँ एक बात और, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो क्या वो अगर कुछ वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर, क्या वो वॉल्यूम बना सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि एक ही प्लेन में लाइज करेंगे, वो एरिया बना सकते हैं बस, लेकिन वॉल्यूम नहीं बना सकते। तो कोप्लेनर वेक्टर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो तुम, या इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी क्रॉस का वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई वेक्टर है, कोई 2-3 वेक्टर है, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो क्या समझ लो, क्या है वो? कोप्लेनर वेक्टर है। क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर के द्वारा वॉल्यूम फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाइज करते हैं और प्लेन में एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता, तो वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम, इसे वॉल्यूम कैसे कहते हैं हम बात करेंगे, जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डिटेल में बताएंगे हम। तो ये हो गया तुम्हारा कोप्लेनर वेक्टर। तो अब बात करते हैं हम एक नए वेक्टर की, जिसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, शुरू हो रहे हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर ए है और यहां से स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, और मान लो कोई एक दूसरा वेक्टर है, वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कोई तीसरा वेक्टर है, वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो दीज वेक्टर इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि अगर तुम्हारे पास, ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट वाली है, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, तुम्हारे पास एक वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हैं, या पैरेलल नहीं है चाहे जैसे हैं, तो अगर इस वेक्टर को तुम पैरेलली प्लेस करते हो, तुम डायरेक्शन नहीं चेंज होना है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, तो इस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
अगर किसी वेक्टर को पैरेलली प्लेस करते हो तुम, मतलब पैरेलल उसके समांतर ले जाके तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दे रहे हो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, बिना बिना डायरेक्शन के चेंज किए हुए अगर तुम किसी वेक्टर को पैरेलली प्लेस कर रहे हो, ऐसे आराम से इसे ले जाकर रख दे रहे हो, तो उस वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वेक्टर सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, मैथमेटिक्स में करना पड़ता है कि कोई वेक्टर ए है यहाँ पर है और मान लो कोई एक वेक्टर यहाँ पर है, वेक्टर वी है, तो इस वेक्टर को यहाँ ले जाना होता तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल तुम प्लेस करके यहाँ ले जा सकते हो। ऐसा करते हैं कई बार और फिर इनका एडिशन आराम से निकाल सकते हो, ये ट्रायंगल रूल है एडिशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन।